सभी मित्रों और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत जिस टॉपिक पर अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस टॉपिक का शीर्षक है अंग्रेज कंपनी और ब्रिटिश संसद, क्राउन या सरकार के आपसी संबंधों के बारे में है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ अहम बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझने में हमें आसानी भी होगी और इस टॉपिक से संबंधित सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट है वो पूरी स्पष्टता के साथ हमें समझ भी आएंगे। तो हम इस टॉपिक के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं वो बिंदु है, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के अस्तित्व की वैधता की पृष्ठभूमि। दूसरी हम बात करेंगे कंपनी के द्वारा नियमित तौर पर दी जाने वाली धनराशि के स्वरूप की। तीसरे हम इस बिंदु के अंतर्गत बात करेंगे ब्रिटिश राज्य के द्वारा कंपनी को दी गई नौसैनिक सहायता। चौथे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी बंगाल के संसाधनों पर कंपनी का अधिकार और ब्रिटिश संसद के आपसी संबंधों की बात होगी। पांचवें बिंदु के अंतर्गत जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऋण के लिए ब्रिटिश सरकार से निवेदन किया तब क्या हुआ, क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली, इसकी बात इस बिंदु के अंतर्गत होगी। बाद में आगे छठे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की शुरुआत से संबंधित विभिन्न प्रकार के जारी किए गए एक्ट और चार्टरों के बारे में हमारी बात होगी। सातवें बिंदु के अंतर्गत हम तहकीकात करेंगे ब्रिटेन में विभिन्न विचारधाराओं के उदय और उन्होंने कंपनी शासन की नीतियों को किस प्रकार से प्रभावित किया। अंत में इस टॉपिक से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की हो सकती है, क्या वो कॉन्सेप्ट बेस पर होंगे, हमारी समझ क्यों होनी चाहिए, क्या वो फैक्चुअल बेस पर होंगे, इन्हीं की बात हम इस अंतिम बिंदु पर करेंगे। तो आज का हमारा जो व्याख्यान है उसका टॉपिक है, एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि अंग्रेज कंपनी, ब्रिटिश संसद, क्राउन और सरकार के आपसी संबंधों पर आधारित है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के प्रथम बिंदु की बात करते हैं कि कंपनी के अस्तित्व की वैधता की पृष्ठभूमि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1599 ईस्वी में लंदन में 80 व्यापारियों के एक समूह ने, जिसे मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता है, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की इच्छा से एक कंपनी का गठन किया और उस कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए तात्कालिक ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की स्वीकृति, अनुमोदन की आवश्यकता थी। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने जो 80 व्यापारियों के समूह ने, जिन्हें मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए गठित की, उस 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान कर दिया। तो लेकिन बाद में जब जेम्स प्रथम 1603 ईस्वी में जब ब्रिटेन का यानी क्राउन का प्रतिनिधि बनता है, ब्रिटेन का राजा बनता है, तो उन्होंने इस कंपनी के 15 वर्षों के जो व्यापारिक विशेष अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। इन बातों में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1688 वो साल था जब इंग्लैंड में रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, जिसमें राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया और संसद के अधिकारों को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया गया। अर्थात 1688 ईस्वी के बाद में अगर किसी भी प्रकार का कोई आदेश जारी किया जाता था, किसी भी प्रकार के कोई चार्टर का नवीनीकरण होता, किसी भी प्रकार का कोई कानून बनता, तो उसके लिए ब्रिटिश संसद की स्वीकृति, सहमति की आवश्यकता थी। लेकिन 1688 ईस्वी के पहले की स्थिति में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो कोई आदेश जारी कर दिया जाता या मौखिक रूप में कोई जो किसी बात को दोहरा दिया जाता, तो वो ही ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटेन के देश में और उससे संबंधित हितधारकों के लिए वो ही राजज्ञा होती थी, वही कानून होता था, वही अधिनियम होता था। तो जेम्स प्रथम ने पूरी तरह से, जेम्स प्रथम उस समय क्राउन है, वो किसी भी प्रकार के आदेश को जारी करने के लिए, स्वीकृति को जारी करने के लिए सर्वेसर्वा थी। तो जेम्स प्रथम जो कि 1603 ईस्वी में ब्रिटेन का जब शासक बनता है, तो कंपनी के जो व्यापारिक विशेष अधिकार एलिजाबेथ के द्वारा 15 वर्षों के लिए जारी किया था, उसे जेम्स प्रथम अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते हैं। इसी के साथ आपके लिए जानना भी आवश्यक है कि कंपनी के जो भी व्यापारिक विशेष अधिकार है 1688 ईस्वी तक क्राउन के द्वारा और बाद में संसद के द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रस्ताव और चार्टरों पर आधारित थे और इन प्रस्ताव और चार्टरों का इस प्रकार से निरंतर इनकी अवधि को बढ़ाया जाता रहा कि 1857 ईस्वी तक विभिन्न रूपों में, विभिन्न स्वरूपों में
इस कंपनी का शासन, कंपनी के अधिकार 1857 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप में बने रहते हैं। लेकिन 1680 ईस्वी के दशक तक आते आते इंग्लैंड में भी कुछ स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है। जो 1600 से 1680 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने में जो विशेष अधिकार बना हुआ था, ऐसे समय में 1680 ईस्वी के दशक में स्वयं इंग्लैंड में स्वतंत्र व्यापार करने वालों का एक समूह उभर करके सामने आता है और वो ब्रिटिश क्राउन से और ब्रिटिश संसद से इस बात की मांग करता है कि पूर्व के देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी नामक जो कंपनी है उसको जो व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया गया है, वो व्यापारिक विशेष अधिकार समाप्त किया जाए और हमें भी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति है वो दी जाए। लेकिन इसी बीच 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो जाती है और संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। अब कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकारों को आगे के समय के लिए जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए, या उसमें नए प्रतिस्पर्धियों को, नए भागीदारों को जो कि 1680 के दशक में उत्पन्न हो गए थे, 1680 के दशक में जिनका आविर्भाव हुआ था, क्या उनको भी पूर्व के देश व्यापार करने के लिए, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। इसी बात को लेकर के संसद में एक प्रकार से 1690 ईस्वी के बाद में एक बहस है वो प्रारंभ हुई और संसद का 1694 ईस्वी का प्रस्ताव इसी समय आता है, जिसके तहत कुछ समय के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी महारानी एलिजाबेथ से 15 वर्षों के लिए व्यापारिक विशेष अधिकार दिया गया था और बाद में जेम्स प्रथम के द्वारा जिसके व्यापारिक विशेष अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था, 1694 ईस्वी में संसद के प्रस्ताव के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के विशेष अधिकारों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है और नए व्यापारियों का समूह जो कि स्वतंत्र व्यापार के समर्थक थे, उनको पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति है वो दे दी जाती है। जो ये नए स्वतंत्र व्यापारियों का जो समूह 1680 के दशक में पैदा हुआ था और जिनके पक्ष में 1694 ईस्वी का ब्रिटिश संसद का प्रस्ताव पारित हुआ था, उन्होंने 1698 ईस्वी में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए इंग्लैंड कंपनी ऑफ मर्चेंट की स्थापना की। उन्होंने न केवल इंग्लैंड कंपनी ऑफ मर्चेंट की स्थापना की, जब ब्रिटिश संसद ने 1694 ईस्वी में उनको भी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया, तो इंग्लैंड कंपनी ऑफ मर्चेंट के क्या एक प्रतिनिधि विलियम नॉरिस को तत्कालिक मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में व्यापार करने की अनुमति देने के लिए, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में भाग देने की अनुमति देने के लिए, बातचीत करने के लिए भेजा गया। इस बात को लेकर के पहले से ही जो 1600 ईस्वी में जो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी, उसमें एक प्रकार से आंतरिक हलचल पैदा हुई। उनको लगा कि ऐसे तो जो कंपनी का व्यापारिक विशेष अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा और कंपनी जो मुनाफा कमा रही है पूर्व के देशों के साथ यूरोप का व्यापार करके, उस व्यापार की मुनाफे से उनको हाथ धोना पड़ेगा। तो जो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स नामक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंग्लैंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, जिसकी 1698 ईस्वी में स्थापना होती है, 1702 ईस्वी में उसके सारे शेयरों को खरीद लेती है। अर्थात दोनों कंपनियों के एक साथ मिलने पर सहमति हो जाती है और दोनों कंपनियों का अंतिम रूप से विलय है वो 1708 ईस्वी में हो जाता है। और 1708 ईस्वी में यानी इंग्लैंड कंपनी ऑफ मर्चेंट और मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के विलय से 1708 ईस्वी में जो कंपनी अस्तित्व में आती है, उस कंपनी का नाम होता है द लिमिटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये वो कंपनी थी जिसे सामान्यतः बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोकप्रिय नाम से ही जाना गया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भारत पर जिस कंपनी ने राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया, जिस कंपनी का 1857 ईस्वी तक एक प्रकार से भारत में राजनीतिक प्रभुता जिसकी कायम रही, वो दो कंपनियों के विलय से अस्तित्व में आई थी और उन दो कंपनियों के विलय से जो वास्तविक ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई, वो ईस्ट इंडिया कंपनी 1708 ईस्वी में अस्तित्व में आती है। और 1708 ईस्वी में अस्तित्व में आती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स नामक ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष जो संकट पैदा हो गया था कि उनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले स्वतंत्र व्यापारियों का समूह भी खड़ा हो गया था। जब दोनों कंपनियों का मर्जर हो गया, दोनों कंपनियों का विलयन हो गया, तो ईस्ट
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकार एक बार फिर से पुनः बहाल कर दिए गए और 1708 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का विभिन्न रूपों में, विभिन्न स्वरूपों में 1857 ईस्वी की क्रांति तक भारत पर किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक प्रभुता और राजनीतिक नियंत्रण है वो स्थापित रहा। और इस कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकार विभिन्न चार्टरों के द्वारा समय समय पर बढ़ाए जाते रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी के जो 1708 ईस्वी में जो लोकप्रिय नाम वाली ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आ गई थी, उस कंपनी के द्वारा अपने चार्टरों का किस प्रकार से नवीनीकरण किया जाता था, किस प्रकार से वो उस कंपनी के प्रतिनिधियों को, कंपनी के लंदन में बैठे हुए अधिकारियों को किन लोगों को खुश करना पड़ता था, किन लोगों को प्रभाव क्षेत्र में लेना पड़ता था और किन लोगों को प्रभाव क्षेत्र में लेने के लिए क्या करना पड़ता था ताकि उनके व्यापारिक विशेष अधिकार भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्व के देशों के साथ के संदर्भ में निरंतर अबाध रूप से जारी रहे। तो इसी की बात हम कर रहे हैं कि कंपनी के द्वारा नियमित तौर पर दी जाने वाली धनराशि का स्वरूप। कंपनी क्या करती थी कि अपने व्यापारिक विशेष अधिकारों को पूर्व के देशों के साथ निरंतर बरकरार रखने के लिए, उसकी समय अवधि को विस्तारित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन को विभिन्न उपहारों के माध्यम से खुश रखती थी, क्योंकि क्राउन की भले ही 1688 ईस्वी में जो व्यवहारिक सत्ता है वो छीन ली गई हो, लेकिन क्राउन अभी भी ब्रिटिश जनता की, ब्रिटिश साम्राज्य की, ब्रिटिश सरकार और संसद का एक सबसे बड़ा प्रतिनिधि था और उसका ब्रिटेन की संसद पर काफी बड़ा प्रभाव था। काफी सारे सांसद उसके प्रभाव से चुन करके जाते थे। तो इसलिए जब भी कंपनी को अगर अपने व्यापारिक विशेष अधिकारों की, अपने चार्टर की अवधि को विस्तारित करना होता तो उसको निरंतर क्राउन को विभिन्न उपहारों के माध्यम से खुश करना होता था और कंपनी ने यह काम बदस्तूर रूप से बिना किसी हिचक के निरंतर जारी रखा। इसके अलावा जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है कि 1688 ईस्वी के बाद कंपनी के हितों की पैरवी करने वाले सांसदों और सरकार के मंत्रियों को धन और उपहार आदि के द्वारा भी कंपनी के माध्यम से खुश रखा जाता था और नौसैनिक जब कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने में उसके संबंधित यूरोपीय शक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई चुनौती पेश की गई या संबंधित देशों की सरकार के द्वारा कोई चुनौती पेश की गई, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्रिटेन ने नौसैनिक श्रेष्ठता के आधार पर ही पूरी दुनिया में अपनी साम्राज्यिक प्रभुता को कायम किया था और जब नौसैनिक उपयोग है वो ब्रिटेन की संसद के द्वारा अनुसमर्थित होता था और जब नौसैनिक का उपयोग अगर ब्रिटेन की संसद के द्वारा अनुसमर्थित है, क्राउन के द्वारा अनुसमर्थित है, तो उस राशि का भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करना पड़ता था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्राउन को खुश रखना पड़ता था, सांसद और मंत्रियों को अपने पक्ष में लॉबी करनी पड़ती थी। इसके अलावा नौसैनिक मदद के उसको जो मिलती थी उसके रूप में भी उसको धन का भुगतान करना पड़ता था। इन सारे प्रक्रमों को माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का निरंतर नवीनीकरण होता रहा और उसका पूर्व के देशों के साथ व्यापार का विशेष अधिकार एक लंबे समय तक बरकरार रहा। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी को नौसैनिक सहायता क्यों दी जाती थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी को नौसैनिक सहायता इसलिए दी जाती थी क्योंकि भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी व्यापारियों की संस्था हो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी धन का अर्जन किया जाता था उस धन का अंतिम रूप से निकास है वो इंग्लैंड में हो रहा था और इससे इंग्लैंड की ही एक प्रकार के प्रभुता है पूरे विश्व में व्याप्त हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद और ईस्ट इंडिया कंपनी के अप्रत्यक्ष हित है वो राष्ट्रीय हितों के साथ है वो मिल गए थे और इस कारण से जब कभी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अड़चनें पैदा होती या क्षेत्रीय शक्तियों के द्वारा उसके मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा की जाती या समकालीन यूरोपीय शक्तियों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभुता के अधिकार को चुनौती दी जाती, तो इंग्लैंड में बैठी हुई सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा और क्राउन के माध्यम से उनको नौसैनिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती। और जब नौसैनिक मदद के माध्यम से जब ईस्ट इंडिया कंपनी किसी क्षेत्र को विजित करती तो उस विजित किए गए क्षेत्र में जो धन प्राप्त होता उसमें भी उसका एक हिस्सा ब्रिटिश संसद को और ब्रिटिश सरकार को जाता था। हालांकि अधिकांश हिस्सा है वो कंपनी को मिलता था, लेकिन चूंकि नौसैनिक मदद के माध्यम से अगर उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई विजय प्राप्त की है तो उस धन में से ब्रिटेन की संसद को या हम कहें कि ब्रिटिश सरकार को उसमें हिस्सेदारी मिलती थी। इस प्रकार से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व के देशों के साथ व्यापार में विभिन्न प्रकार के
क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना, राजनीतिक और भू क्षेत्रों का अधिग्रहण, इनके माध्यम से जो धन प्राप्त होता था उससे ब्रिटेन की संसद को, सरकार को उस धन में हिस्सेदारी मिलती थी और ब्रिटेन के साम्राज्य गौरव की प्रतिष्ठा दूर दराज के देशों में व्याप्त होती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष हित दोनों ही पक्षों के विराजमान थे। इसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश की संसद दोनों ही अप्रत्यक्ष रूप से एक राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर राष्ट्रीय गौरव की अभिवृद्धि के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टरों का निरंतर नवीनीकरण किया जाता रहे। अब हम बात करते हैं कि बंगाल के संसाधनों पर कंपनी का अधिकार और ब्रिटिश संसद में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1600 से लगा करके 1740 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरी तरह से शुद्ध व्यापारिक कंपनी रही। सिर्फ वो व्यापार करने से मतलब रखती थी, किसी भी प्रकार के भू क्षेत्र या सीमाई क्षेत्रों का विस्तार करने की या राजनीतिक मामलों में दखल अंदाजी करने की उसकी कोई नीति नहीं थी, कोई मंशा नहीं थी। और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में न केवल समृद्धि की अपितु उसका पूर्व के देशों के साथ व्यापार है वो निरंतर बढ़ता रहा और इस पैसे को विभिन्न रूपों में वो ब्रिटिश सांसदों को, मंत्रियों को और क्राउन को और ब्रिटिश सरकार को समय समय पर उपहार के रूप में ये धनराशि है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से प्रदान की जाती थी। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1740 से और 1760 ईस्वी और बाद में आंग्ल फ्रेंच प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय राजनीतिक शक्तियों के आंतरिक मामलों में उलझी और जिसका निरंतर विकास होते हुए 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध और फिर बाद में इलाहाबाद की संधियों के माध्यम से बंगाल के संसाधनों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से आधिपत्य स्थापित हो गया। उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था और उस समृद्ध प्रांत के जब जितने भी संसाधन थे, जितने भी धन संपदा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में अकूत मात्रा में धन जमा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, अब बंगाल पर अधिकार करने के माध्यम से वो भारत की समकालीन राजनीतिक शक्तियों में एक क्षेत्रीय शक्ति के, एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। और न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के धन दौलत में वृद्धि हुई अपितु ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी और अधिकारी जो भारत में उस समय तैनात किए गए थे और जब वो इंग्लैंड लौटे तो उनके पास भी बहुत सारा पैसा और धन है वो इकट्ठा होता था। और उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत में नियुक्त कर्मचारी और अधिकारी जब इंग्लैंड गए तो उनके पास इतना धन होता था कि उन्होंने इंग्लैंड की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया। उन्होंने ब्रिटिश संसद में पैसे के माध्यम से पद खरीदे। इसके अलावा ब्रिटेन में एक प्रकार से पदों की खरीद फरोख्त को इन भारत से जाने वाले जो बंगाल के संसाधनों से समृद्ध हो गए थे कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी, उन्होंने ब्रिटेन में नैतिक मूल्यों में गिरावट की, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और एक प्रकार से ब्रिटेन के आम जनमानस में इस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों की भारत में जो धन संपदा का जो दोहन किया जा रहा है, जो अविवेकपूर्ण तरीके से नैतिकता के सभी मानदंडों को तार तार करते हुए जो धन इकट्ठा किया गया है, भ्रष्टाचार में रूप करके जो भारत की धन संपदा को लूट रहे हैं और उसके माध्यम से ब्रिटेन की राजनीति है वो कुछ समय के बाद पूरी तरह से कलुषित हो जाएगी, दूषित हो जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार की नैतिकता के मूल्यों का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। तो इन बातों को लेकर के यानी कंपनी के बंगाल के संसाधनों पर जब अधिकार हो गया और न केवल कंपनी की समृद्धि में वृद्धि हुई अपितु कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों को जब पैसे लेकर के वो इंग्लैंड में लौटने लगे तो इंग्लैंड की सामान्य प्रजा उनसे इतनी चिड़ी हुई थी कि उनको मजाक में नवाब यानी जो तुरंत शीघ्रता से पैसे कमा करके धनाढ्य बने हुए व्यक्ति उसकी संज्ञा से विभूषित करके उनका मजाक उड़ाने लगे। तो इससे कंपनी के अधिकारियों और तो ब्रिटेन की राजनीति में कंपनी का इस धन के माध्यम से हस्तक्षेप है वो बढ़ने लगा। ब्रिटेन में नैतिक मूल्यों का पतन हुआ, ब्रिटेन की राजनीति दूषित होने लगी, संसद में पद खरीदे जाने लगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के संसद में हितों की पैरवी करने वाले सांसदों की संख्या है वो तेजी से बढ़ने लगी। तो 1766 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिश संसद में इस बात को लेकर के बहस हुई कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत में जो गतिविधियां जो जारी हैं जिसके कारण से ब्रिटेन की राजनीति अंदर से
प्रभावित हो रही है, ब्रिटेन की राजनीति में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, उसको नियंत्रित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में गतिविधियों को नियंत्रित करना जरूरी है। उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की जो अविवेकपूर्ण ढंग से जो धन इकट्ठा कर रहे हैं उस पर नियंत्रण करना जरूरी है। इसके लिए पहली बार संसद में उस समय एक मांग उठ गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकार है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि उस समय मुक्त व्यापार के समर्थक एडम स्मिथ के नेतृत्व में ये मांग कर रहे थे कि कंपनी का पूर्व के देश के साथ व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया जाए और उसमें सभी अंग्रेजों को व्यापार में समान रूप से भाग लेने की अनुमति दी जाए। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि ब्रिटिश सांसद, मंत्री और क्राउन इन सबको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बेताशा धन दिया जाता था उनके पक्ष में बोलने के लिए, उनके हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं हो। जब 1766 में संसद में कंपनी के अधिकारों पर नियंत्रण करने की बात हुई, मुक्त व्यापार के समर्थकों का एक आंदोलन खड़ा हुआ जो कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकार को समाप्त करने पर तुला हुआ था, तो उस समय ब्रिटिश संसद में कंपनी के हितों की पैरवी करने वाले सांसदों की जीत हुई और बीच बचाव से एक रास्ता निकाला गया, जिसके तहत 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने यह तय किया कि कंपनी को 4 लाख पाउंड प्रति वर्ष ब्रिटिश सरकार को देने होंगे। और उसके बीच में एक प्रकार से कंपनी को जीवन दान मिल गया और कंपनी के खिलाफ जो आलोचनाएं उठ रही थी वो शांत नहीं हुई, लेकिन एक प्रकार से उनको एक स्थगन मिल गया था। लेकिन बाद में बंगाल के प्रशासनिक कुप्रबंधन और 1770 ईस्वी का बंगाल का जो अकाल पड़ा उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। ब्रिटेन में जब बंगाल के इस अकाल के बारे में समाचार मिला तो इसने पूरी मानवता को तार-तार कर दिया। और इसी के समय एक और घटना होती है कि 1771 ईस्वी में जिस कंपनी को बंगाल के अकूत संसाधनों पर अधिकार हो गया था उस कंपनी को अपने खर्चे को चलाने के लिए 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग ब्रिटिश संसद से करनी पड़ती है। जब जिस कंपनी के पास में बंगाल जैसा समृद्ध प्रांत हो, जिस कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी है वो तुरंत धनाढ्य बन गए, जिनके पास ये कहा जाता है कि जब क्लाइव बंगाल से जब इंग्लैंड लौटा तो उसके पास इतनी आमदनी की व्यवस्था हो गई थी कि 40,000 पाउंड प्रति वर्ष की आमदनी की व्यवस्था उसके पास वैसे ही हो गई थी। लेकिन जब प्रशासनिक कुप्रबंधन के कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं घाटे में जाने लगी और 1771 में 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग कंपनी के द्वारा संसद से की गई तो संसद में इसको लेकर के तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कंपनी का प्रशासनिक कुप्रबंधन, कंपनी का वित्तीय कुप्रबंधन, कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के नैतिक भ्रष्टाचार, धन के मामले में किया गया भ्रष्टाचार है वो ब्रिटेन की जनता में, ब्रिटेन की प्रजा में जग जाहिर हो गया। तो इस कंपनी की गतिविधियों पर अब अंकुश लगाना अति आवश्यक हो गया था और इसी संदर्भ में कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए कि कंपनी का प्रशासनिक प्रबंधन किस प्रकार से चल रहा है, बंगाल के संसाधन आखिर जा कहां रहे हैं, कंपनी और अधिकारी है, कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी बंगाल की प्रजा और जनता का शोषण किस प्रकार से कर रहे हैं, जिसके कारण से पूरी दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य की बदनामी हो रही है। इन गतिविधियों पर समय रहते अंकुश लगाना ब्रिटिश संसद के लिए जरूरी था और इसके लिए 1772 ईस्वी में संसद की एक प्रवर समिति गठित की गई और संसद की प्रवर समिति को जो काम सौंपे गए थे वो ये कहे थे कि ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंगाल पर जो राजनीतिक आधिपत्य स्थापित किया गया है उसके प्रशासनिक नियंत्रण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाए, कंपनी के भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए जो व्यापारिक केंद्र है उनके शासन संचालन किस प्रकार से किया जाए, कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए किस प्रकार की नैतिक व्यवस्था लागू की जाए, उनको किसके नियंत्रण में रखा जाए, किस प्रकार से ब्रिटिश संसद उनके मामलों की जांच कर सकती है। इन मामलों को देखने के लिए 1772 ईस्वी में संसद की प्रवर समिति है वो गठित की जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने बात की संसद की प्रवर समिति गठित करने के पीछे भी ब्रिटेन में विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का आविर्भाव हुआ था। उसमें एक विचारधारा जैसे मैंने कहा कि एडम स्मिथ के नेतृत्व में, एडम स्मिथ एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्रों की संपत्ति। तो एडम स्मिथ के नेतृत्व में मुक्त व्यापारियों का एक दल है, मुक्त व्यापार की एक विचारधारा है वो ब्रिटेन में काम कर रही थी। उस समय ईसाई धर्म के प्रचारक है वो भी ये चाहते थे कि भारत में ईसाइयों को धर्म प्रचार करने की छूट दी जाए, भारत में अन्य अंग्रेजों को भी व्यापार
व्यापार करने की अनुमति दी जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक विशेष अधिकार है वो समाप्त की जाए। लेकिन कंपनी ने ब्रिटिश संसद में काफी कुछ प्रभाव जमा रखा था, लेकिन कंपनी के कुछ ऐसे कार्य थे 1771 में 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग करना, बंगाल का अकाल और प्रशासनिक कुप्रबंधन, उसने कुछ मामले में ब्रिटिश संसद को हस्तक्षेप करने का एक मार्ग दिया, जिसका परिणाम 1772 ईस्वी की संसद की प्रवर समिति के रूप में देखने को मिलता है। और संसद की प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत से संबंधित मामलों के लिए पहली बार ब्रिटिश संसद के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, उसकी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए। उस एक्ट को ही हम जानते हैं 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में। किस एक्ट के रूप में जानते हैं हम उसे? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा संसद के द्वारा आंशिक रूप से कंपनी के भारत संबंधी मामलों पर नियंत्रण करने के लिए एक आंशिक प्रयास किया गया, जिसको परिपक्व रूप में 1784 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से लाया गया। जब भारत संबंधी मामलों को देखने के लिए 6 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसमें से 2 ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य और 4 संसद के सदस्य शामिल होते थे। और इस प्रकार से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो ये व्यवस्था लागू हुई भारत संबंधी मामलों के लिए, इस प्रकार से दोहरी शासन व्यवस्था है वो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से लागू कर दी गई। हम बाद में विस्तार से इन सभी एक्टों के बारे में एक अलग व्याख्यान में या अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। मैं सिर्फ संक्षेप में आपको यह बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकारों, राजनीतिक प्रभाव में ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ता गया। तो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत संबंधी मामलों को देखने के लिए 6 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और इस प्रकार से कंपनी का भारत में शासन को दोहरा शासन के नाम से जाना जाता है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों का शासन जो कि गवर्नर जनरल के माध्यम से होता था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का शासन जो कि कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था। प्रत्येक भारत से संबंधित मामले, प्रत्येक भारत से संबंधित जो भी संधियां, विभिन्न प्रकार के जैसे कि भू राजस्व से संबंधित मुद्दे, उन सब के पत्राचार है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। इसके बाद में 1793 ईस्वी में कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण किया गया। लेकिन आप देखिए 1773, 1784, 1793 ये लगातार ब्रिटेन में विभिन्न विचारधाराओं का उदय होता है। मुक्त व्यापार के समर्थक आते हैं, पूंजीवादी आते हैं, इंजिलवादी आते हैं, उपयोगितावादी आते हैं, उदारवादी आते हैं। इन सबका एक उद्देश्य होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप को, पूर्व के देशों को प्रत्येक अंग्रेज लोगों के लिए व्यापार के लिए खोला जाए, ईसाई धर्म प्रचारकों को व्यापार की छूट दी जाए। लेकिन ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों की पैरवी करने वाले लोग भी थे। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट हो या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो या 1793 का चार्टर एक्ट हो, इसमें किसी भी प्रकार से कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकारों को चोट नहीं की गई। कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकार पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के संदर्भ में बने रहे। 1813 में एक परिवर्तन देखने को मिलता है, जब लगातार ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकारों पर नियंत्रण की बात की जाने लगी। तो 1813 ईस्वी के चार्टर से पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत से संबंधित व्यापारिक विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। सिर्फ चाय पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक विशेष अधिकार बना रहेगा और चीन के साथ भी व्यापार करने का विशेष अधिकार सिर्फ कंपनी को रहेगा। यह 1813 के चार्टर में यह बात कही गई। लेकिन इस समय भी कंपनी ने जो क्षेत्र चुने थे, कंपनी के द्वारा भारत में अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार है, वो अभी भी कंपनी के डायरेक्टरों के पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और 1813 के चार्टर एक्ट से ही पहली बार ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में आने और धर्म प्रचार करने की छूट मिल गई। 1833 का चार्टर एक्ट है, 1833 का एक्ट है, उसका एक अगला पड़ाव था जिसमें पहली बार ये कहा गया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो शासित क्षेत्र है वो ब्रिटिश क्राउन का एक ट्रस्टी के रूप में है, ब्रिटिश संसद का एक ट्रस्टी के रूप में है। और कंपनी को सभी प्रकार के व्यापारिक विशेष अधिकार है वो समाप्त कर दिए गए। और भारत का व्यापार जो 1813 ईस्वी में प्रत्येक अंग्रेजवासी के लिए खोल दिया गया था, वो पूरी तरह से 1833 में प्रत्येक अंग्रेज वासी को भारत के साथ हर किस्म का व्यापार करने का अधिकार है वो दे दिया गया। 1853 के एक्ट में फिर एक बार कंपनी को कुछ समय के लिए जीवन दान दिया गया। लेकिन 1853 का एक्ट कंपनी के हित में, कंपनी के नियंत्रण को कुछ समय तक बनाए रखने का एक अंतिम प्रयास था। इस एक्ट में ही पहली बार यह कहा गया कि
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर तभी तक बनी रहेगी जब तक कि ब्रिटेन की संसद या ब्रिटिश क्राउन चाहे, और ब्रिटिश संसद या क्राउन जब चाहे जब ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत से संबंधित जो भी राजनीतिक जो नियंत्रण है उसको कभी भी स्थगित कर सकती है। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश संसद, क्राउन और सरकार के बीच के आपसी संबंध है विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से परिचालित होते रहे, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर प्रकार की नीति का अपनाया, हर प्रकार के साम दाम दंड भेद की नीति के माध्यम से अपने व्यापारिक विशेष अधिकारों को और जितना संभव हो सका अपनी राजनीतिक प्रभुता को बनाए रखने का प्रयास किया। लेकिन बाद में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हुई, कुछ इंग्लैंड में विभिन्न विचारधाराओं के समर्थक लोगों का आविर्भाव हुआ जिन्हें हम कहते हैं मुक्त व्यापार के समर्थक, पूंजीवादी, इंजिलवादी, उपयोगितावादी, उदारवादी। इनके आगे ब्रिटिश संसद को झुकना पड़ा और ब्रिटेन के प्रत्येक लोगों के लिए भारत के व्यापार करने के अधिकार को खोल दिया गया, और न केवल खोल दिया गया, बाद में धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ राजनीतिक प्रभुता स्थापित करने वाली कंपनी के रूप में बरकरार रखा गया। और 1857 ईस्वी का जब महान विप्लव हुआ, महान विद्रोह हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत से एक प्रकार से पूरी तरह से समापन हो गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो भी क्षेत्र स्थगित किए गए थे, जो भी प्रशासनिक सेटलमेंट था, जो भी आर्थिक व्यवस्था थी, जो भी सामाजिक सांस्कृतिक जो नीतियां ऑपरेट की गई थी, उन सबको ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश संसद ने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। अब हम कुछ बात कर लेते हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की। परीक्षा उपयोगी प्रश्नों में जो सबसे पहले अगर इससे संबंधित कॉन्सेप्ट के रूप में पूछा जा सकता है, जो हायर एजुकेशन से संबंधित है या कभी यूपीएससी के एग्जामों में पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रिटिश संसद और कंपनी के बीच में या क्राउन और कंपनी के बीच के संबंध किस प्रकार से परिचालित हुए 1600 से 1760 ईस्वी तक, 1600 से 1690 ईस्वी तक या 1858 ईस्वी तक, किस प्रकार से कंपनी ने अपने व्यापारिक विशेष अधिकारों को, अपनी राजनीतिक प्रभुता को बनाए रखने के लिए किन माध्यमों और प्रक्रमों का सहारा लिया। ये कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, और जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में साम्राज्य की प्रकृति को भी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था। शुरू में मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था, जिसको कितने वर्षों के लिए शुरू में चार्टर का अधिकार दिया गया था पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। बाद में किसने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, जेम्स प्रथम ने बढ़ा दिया। और इसके बाद में कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकारों को किस वर्ष समाप्त किया गया, तो 1694 में प्रस्ताव समाप्त किया गया। 1698 ईस्वी में दूसरी प्रतिस्पर्धी कंपनी खड़ी होती है। 1702 ईस्वी में उसके शेयर खरीद लिए जाते हैं। विलियम नॉरिस कौन थे? विलियम नॉरिस है वो नई कंपनी जो स्थापित हुई थी उसका एक प्रतिनिधि था, जो औरंगजेब से व्यापारिक सुविधाओं की बातचीत करने के लिए भारत आया था। 1708 ईस्वी में दोनों कंपनियों का विलय हो जाता है। और इसके अलावा हम कहें कि वो कौन सा साल था जब ब्रिटेन की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को 4 लाख पाउंड प्रति वर्ष ब्रिटिश सरकार को देने के लिए कहती है। 1767 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग करती है। या ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर संसद का पहला हस्तक्षेप औपचारिक रूप से कब प्रारंभ होता है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में दोहरे शासन की व्यवस्था किस एक्ट के माध्यम से होती है, वो है 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट। भारत में कंपनी का व्यापारिक विशेष अधिकार कब समाप्त होता है? 1813 के एक्ट से होता है। और पूरी तरह से भारत पर से व्यापारिक विशेष अधिकार समाप्त होता है 1833 ईस्वी के एक्ट से। और 1853 के एक्ट की खास क्या बात थी, तो इन सभी बातों को हम, हालांकि मैंने जितने भी जो संसदीय नियंत्रण से संबंधित एक्ट है उनको सिर्फ एक एक लाइन में ही बताया है। हम अलग से एक अलग व्याख्यान में इन संसदीय नियंत्रण के प्रत्येक एक्ट के बारे में विस्तार से अपना व्याख्यान है वो प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार हमारे ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। अगर आप इनकी देखो, हमारा ये प्रयास है कि आपको इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहास विषय को रटना नहीं पड़े। आपके दिमाग में प्रत्येक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर कभी फैक्ट है वो एग्जाम में मिस भी हो गया, तो कॉन्सेप्ट के आधार पर आप उस फैक्ट के बारे में एक गैस कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। हिस्ट्री की बेहतर समझ के लिए हमें चीजों को एनालिटिकल ढंग से देखना होगा, हमें बिल्कुल एक सीक्वेंस के रूप में आगे बढ़ना होगा। अगर आप प्रत्येक इस
व्याख्यान को अगर आप पूरे ध्यान से सुन करके अगर नोट्स बनाएंगे तो ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको हिस्ट्री से संबंधित किसी भी प्रकार की बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते आपने इस व्याख्यान को सुन करके कोई नोट्स है वो बनाया हो। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी प्रकार के कोई इस व्याख्यान से संबंधित किसी भी बिंदु पर, किसी भी मेरे द्वारा कही गई बात पर, तो आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पर अपने कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर कर रखे हैं, या आप मुझे मेल पर भी मेल कर सकते हैं अगर आपकी कोई डाउट है तो। इसी के साथ आज का मेरा ये व्याख्यान है ये समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को ये व्याख्यान है बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ हम कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद।